इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए इसको। Hello students, I hope you are utilizing this time at your home in a productive manner. And before we begin this course, I hope that your family is in good health. ये सेशन कम्युनिकेटिव इंग्लिश का है। इस सेशन में मैं स्विच करते रहूँगा हिंदी में और इंग्लिश में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बात इंग्लिश में समझ नहीं भी आए तो मैं उसको हिंदी में रिपीट करूँगा। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, आपके घर में सभी स्वस्थ हैं। ये सेशन आपके लिए करवाया जा रहा है। ये क्राइसिस का टाइम है, पूरा देश इस क्राइसिस से गुजर रहा है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अलग तरीके से, एक अनूठे तरीके से आप तक बात को पहुंचाई जाए, आप घर पे बैठे बैठे पढ़ सकें। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस पेज को फॉलो करते रहिए, इसका सेशन आते रहेगा। हम और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके सेशंस करवा रहे हैं, आप प्लीज उसको फॉलो करते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। ये टाइम यूटिलाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So shall we begin? I hope that we can start with this session. So सबसे पहले, जैसा कि आपके क्लासेस में भी डिस्कस किया गया है और मैं फिर से एक रिकैप करना चाहूंगा कि ये सेशन सॉफ्ट स्किल जरूरी क्यों है, और उससे भी पहले कि सॉफ्ट स्किल है क्या। व्हाट इज सॉफ्ट स्किल? सॉफ्ट स्किल कोई एक अलग सब्जेक्ट नहीं है जिसकी आपको टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल एक ऐसी चीज है जो कि आप अपने पैदाइश के साथ सीखना शुरू करते हैं। ये आपके सामाजिकता के साथ शुरू होती है। As you grow up, as you socialize, you learn different soft skills. So it is not something that I can teach you. It comes with experience. I can only guide you through my experience. तो सबसे पहली बात कि सॉफ्ट स्किल जरूरी क्यों है। जब हम छोटे होते हैं, हमें समझ नहीं होती है चीजों की, हम जो भी सॉफ्ट स्किल होता है वो अपने घर से सीखते हैं, अपने माँ पिताजी बड़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ सीखते हैं, उनको देख के, उनको शायद कॉपी भी करके। इसके बाद क्या होता है कि हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, कॉलेज जाना स्टार्ट करते हैं, अलग अलग स्टेजेस आते हैं। आप भी अभी पढ़ाई करने के बाद फिर जॉब पे जाएंगे। हर स्टेज में एक अलग सॉफ्ट स्किल की जरूरत होती है जो कि आप अपने एक्सपीरियंस से एक्वायर करते हैं। और सॉफ्ट स्किल क्या होता है कि आपको एक तरीके से अडेप्टेबल भी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडरिंग अ सिंगल लैंग्वेज like English. Now we live in a country which speaks multiple language. We have plethora of language, and in each language we have different dialects. हमारा देश जो है, यहाँ पे विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और हर एक भाषा में अलग अलग प्रकार है। बंगाली हो सकता है जो कोलकाता में बोली जाती हो, वो बिल्कुल अलग हो उस बंगाली से जो कि वर्धमान में बोली जाती हो, या बीरभूम में बोली जाती हो, या झारखंड के सटे हुए उन इलाकों में जैसे झारग्राम में बोली जाती हो। हर इलाके में हमारी भाषा बदल जाती है। ऐसे में जरूरी है कि हम ऐसी भाषा को भी सीखें जो ज्यादातर जगह प्रयोग हो सके। You people are enrolled into different courses. आप सभी लोग अलग अलग कोर्सेज में एनरोल करवाए हुए हैं खुद को। सपोज एग्जाम्पल के लिए, आप कुछ लोग ऑटोमोबाइल पढ़ रहे हैं, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग गारमेंट्स पढ़ रहे हैं। गारमेंट्स की जो इंडस्ट्री है, सपोज यू गेट प्लेस्ड इन अ इंडस्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स डेनिम, जीन्स, जिसको आम भाषा में हम बोलते हैं जीन्स। ऐसी कंपनी है जो कि जीन्स बनाती है, डेनिम बनाती है। ये जो इंडस्ट्री होगी ये ज्यादातर मिलेगी गुजरात में।
ऐसे प्रदेश में जहां की भाषा गुजराती है। उसी तरह से जो लोग ऑटोमोबाइल पढ़ रहे हैं, देयर आर हाई चांसेस यू माइट गेट प्लेस्ड इन पुणे इंडस्ट्रियल एरिया। आप पुणे के अंदर काम करेंगे जहां की मातृभाषा बोली जाए तो वो मराठी होगी। ऐसे में कुछ लोग वहां के होंगे और आपकी तरह बाकी प्रदेश से भी आए होंगे। तो आपको एक जरिया चाहिए जिससे आप हर किसी से कम्युनिकेट कर सकें। इफ यू कांट मेक फ्रेंड्स while you are working, you can't enjoy your work. If you can't communicate with your seniors in a language which he understands and a language which you understand as well, then working becomes extremely difficult. आप अगर किसी भी जगह पे ना तो अपने किसी दोस्त के साथ एक भाषा में बात कर सकते हैं, ना तो अपने कलीग या सीनियर के साथ किसी एक भाषा में बात कर सकते हैं, तो वहां पे काम करना बहुत ही कठिन हो जाता है। और ये कठिनाई को झेलने में अगर आपकी भाषा मदद करता है तो इसका मतलब ये आपको उस सराउंडिंग के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए तैयार कर रहा है, परिपक्व कर रहा है। सो लैंग्वेज मेक्स यू वेरी मच अडेप्टेबल टू योर सराउंडिंग्स, राइट। इसी तरह से भाषा के साथ साथ कुछ आचरण भी हमको सीखना होता है। आचरण जैसे यहाँ पे स्लाइड में आप लिखा हुआ है हाउ टू ग्रीट पीपल। अब सिर्फ इस एग्जाम्पल को आज के समय में लें तो आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि जिन देशों में ग्रीट करने का ढंग होता था, हैंडशेक, हाथ लोग मिलाते थे, दे आर नाउ promoting the Indian culture of saying namaste by folding their hands together। ठीक है, ये चीज कोरोना वायरस का जो फैलाव हुआ पूरे देश में, पूरे दुनिया में, इसके चलते क्या हुआ कि जो वहां के लोग ग्रीट करने का एक तरीका था, एक दूसरे को मिलने का तरीका था, वहां पे हैंडशेक करते थे, वहां पे आज प्रमोट कर रहे हैं क्या, नमस्ते करना हाथ जोड़ के। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने समय में ये भी देख सकते हैं कि दो कल्चर एक दूसरे से मिल रहे हैं। यू विल एक्सपीरियंस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर वेदर इन योर कंट्री और इवन इफ यू वर्क आउटसाइड योर कंट्री, राइट। इसके साथ साथ बोलने का तरीका, सुनने का तरीका और पढ़ने का तरीका, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लैंग्वेज को सीखने के लिए नहीं। बहुत बार हम बिना बोले हुए भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे अपने फोन में काफी तरह का आप लोग आज के समय में स्माइली यूज करते हैं। वो स्माइली क्या है, वो फेस का एक एक्सप्रेशन है। आप कुछ भी बोल रहे नहीं है पर बहुत कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर फोकस भी होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन स्किल्स होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्किल्स कहाँ से आएंगे, जब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं और ध्यान से चीजों को सुन भी सकते हैं। सो इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड वेल, लिसन वेल एंड स्पीक वेल। इसके बाद जरूरी ये भी है कि जॉब में कई बार आप मीटिंग्स में जाएंगे या कई बार आप खुद में अपने कलीग्स के साथ डिस्कशन करेंगे। वहां पे ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप एक दूसरे में क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये हर चीज को ध्यान में रखें। अगर ध्यान रखने में कठिनाई होती है तो आपको ये भी सीखना होगा कि किस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, छोटे छोटे नोट्स बना के उस चीज को हम याद कर सकें, ग्रहण कर सकें। और इन सब स्किल के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक बेहतर तरीके से आप हर किसी के साथ मिल सकते हैं, हर किसी के साथ सम्मिलित तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब फोकस हम लोग करेंगे इंग्लिश पे और ये एक रिकैप सेशन जैसा रहेगा, तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। तो कोशिश यही करना है कि आप
पूरा कंसंट्रेशन के साथ इसमें बने रहिए। इन केस आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की इश्यू आती है, आप देख नहीं पा रहे हैं या आप कुछ सेंटेंसेस मिस कर रहे हैं, तो ये वीडियो दोबारा से इसी फोरम पे अवेलेबल रहेगा। आप फिर से इस वीडियो को फॉलो करें और दोबारा से प्ले करके उस सेक्शन को पढ़ लें। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे कंट्री ही में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और कितने सारे देश हैं जहां पे अलग अलग उनकी भी अपनी भाषाएं हैं। तो हम ये तो अभी जब पढ़ाई कर रहे हैं ये बता नहीं सकते हैं कि हम किस कंपनी में जाएंगे, वहां पे किन किन लोगों से हमें मिलना होगा। इसलिए ये जरूरी है कि एक लैंग्वेज जो कि मुख्यतः बोली जाती है सारे जगहों पे या समझी जाती है, उसका प्रयोग किया जाए, और इसलिए इंग्लिश बहुत ही जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिकैप कि सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले सेंटेंस से पहले हम जानेंगे कि अल्फाबेट्स क्या है। तो अल्फाबेट्स को हम हिंदी में अगर समझें तो उसका क्या होगा, अलंकार। क ख ग घ जैसे हिंदी में होता है वैसे ही अंग्रेजी में ABCD होता है। जब हम इन अल्फाबेट्स को जोड़ते हैं, जब हम अलंकार को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वर्ड बनता है, शब्द बनते हैं। हर शब्द का अलग मायना होता है। इन शब्दों को जब हम जोड़ते हैं, when we combine together these words we form a sentence। जब हम शब्दों को जोड़ते हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसका एक मायना हो, तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। जैसे अगर हम कहें कि एक शब्द है ए, दूसरा शब्द है दी, तीसरा शब्द है रन, और हम इन तीनों को जोड़ दें तो होगा द ए रन। ये शब्द तो जुड़े हुए हैं पर इनका कुछ भी मायना निकलता नहीं है। So you can witness that these words are getting combined into each other yet not forming a meaningful sentence। तो इसके लिए जरूरी है कि हम शब्दों को तो जोड़े ही, साथ में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो कि एक मीनिंगफुल बात बोलता हो। जैसे अ बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है, ये एक मीनिंगफुल बात बोलता है। ठीक है, तो आप कंपैरिजन खुद में देखें कि किस तरह से है। अब आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस के अंदर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सेंटेंस के अंदर नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, प्रोवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है। सो sentence can have a lot many different things, a lot many different components. Each component has a different function। हर एक चीज का एक अलग मतलब है, एक अलग मायना है, एक अलग प्रयोग है सेंटेंस में। वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सब जो भी है इनका बाद में प्रयोग हम सीखेंगे आगे स्लाइड्स में। ठीक है, तो अभी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ध्यान नहीं भी आ रहा है कि किस किस शब्दों का प्रयोग किया गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि सेंटेंस में बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए। तो बेसिक चीजों में सबसे पहले समझिए कि एक पंक्चुएशन यूज करना है। ये पंक्चुएशन क्या होता है, हमको समझाता है कि सेंटेंस को किस तरह से हमें बोलना है, किस तरह से वो एक्सप्रेस करना है, क्या भाव है जो कि हम प्रकट कर रहे हैं सामने सुनने वाले को। यही बताता है कि वो सेंटेंस के अंदर पंक्चुएशन कहाँ आएगा, कब आएगा और किस तरह से आएगा। तो सबसे पहले फुल स्टॉप,
आप देख सकते हैं कि फुल स्टॉप एक डॉट मार्क होता है, आसान भाषा में समझें तो। क्वेश्चन मार्क आप सभी जानते हैं, आप बचपन से अपने परीक्षाओं में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं, सो यू आर यूज्ड टू इट। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जब हम किसी चीज पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। When we express something with a emotion, with a strong feeling, or in a forceful manner, then we use exclamation mark. हम एक्सक्लेमेशन मार्क का सेंटेंस में वहां प्रयोग करेंगे जहां पे किसी चीज पे जोर दे रहे हैं या ठहराव दे रहे हैं या अपनी तीव्र भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ओह। ठीक है, ये ओह एक शब्द है जिसको काफी नॉर्मल तरीके से अगर हम बोलें तो ये इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा सुनने वाले को, और उसी तरह से अगर सिंपली लिखा भी जाए तो उसे एक अच्छे तरीके का लिखना नहीं बोलेंगे। तो या लिखना हो या सुनना हो, दोनों का इम्पैक्ट बदल जाता है। ओह के बाद अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं और जब उसको हम पढ़ते हैं, ओह द न्यूज इज सैड, आप इस एक्सप्रेशन को सुन के बता सकते हैं कि जो आदमी बोल रहा है, जो वक्ता प्रकट करना चाह रहा है, वह एक दुखद घटना है। ठीक है, ओह द न्यूज इज सैड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मतलब अगर हिंदी भाषा में जैसे हम लोग बोलते हैं, अरे बहुत ही दुखद घटना है, अरे ये तो बहुत ही बुरी खबर है। अब इसी तरह को सुनने में ध्यान दीजिए कि अगर हम सिंपली बोले, अरे बहुत बुरी खबर है, ओह द न्यूज इज सैड, क्या इसका भाव बदल जा रहा है, हाँ या नहीं? इसका भाव तुरंत बदल जाएगा। जिस तरीके से हम बोलते हैं, जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरीके से हम उसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब एक सिंपल सेंटेंस पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो उसके अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है, सो व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वो है जिसके इर्द गिर्द बात हो रही है। जैसे आप अगर फिल्म देखेंगे तो एक हीरो होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी चलती है। सो द होल स्टोरी व्हाइल यू आर वॉचिंग अ मूवी रिवॉल्व्स अराउंड अ हीरो। ये हीरो, अगर व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर के शब्दों में समझें तो ये क्या है? ये एक सब्जेक्ट है। जैसे इस एग्जाम्पल में एलिगेटर क्या है? ये जो भी सेंटेंस है इसके बारे में बात हो रही है, इसके इर्द गिर्द बात हो रही है। द एलिगेटर ईट्स कुकीज एंड मिल्क। ठीक है, कौन खाता है कुकीज और कौन दूध पीता है? एलिगेटर। ठीक है, तो एलिगेटर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। आगे बढ़े तो प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट है सब्जेक्ट जो कुछ कर रहा है या जो कुछ उसके पास है, या फिल्म वाले भाषा में फिर से मैं रिपीट करूं तो हीरो के आसपास जो कहानी चल रही है वो कहानी क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, तो यहां पे हीरो हमारा कौन था? एलिगेटर था। एलिगेटर क्या कर रहा है? द एलिगेटर ईट्स कुकीज एंड मिल्क्स। एलिगेटर ईट्स कुकीज एंड मिल्क, तो ईट्स कुकीज एंड मिल्क क्या हो गया? ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, इसी तरह से अगर सेंटेंस को थोड़ा बदल दें, अगर सिर्फ लिखें द एलिगेटर हैज कुकीज एंड मिल्क, मतलब एक एलिगेटर है, उसके पास कुकीज एंड मिल्क है। एलिगेटर मतलब घड़ियाल। ठीक है, मगरमच्छ के जैसा होता है। तो
एक एलिगेटर है, उसके पास क्या है? कुकीज है, मिल्क है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए यहाँ एक आसान तरीके से ये बनाया गया है। तो उसके पास कुकीज भी है, मिल्क भी है। सो हैज कुकीज एंड मिल्क क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। यहां पे एक बार सब्जेक्ट को फिर से रिपीट करने के लिए आप लोगों ने बोला है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है किसी भी सेंटेंस में जिसके आसपास कुछ कहानी चल रही है, जिसके बारे में कुछ लिखा जा रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे फिर से मैं वही एग्जांपल यूज करता हूं। एक आप फिल्म देखने जा रहे हैं, वहां एक हीरो है, उसके इर्द गिर्द कहानी चल रही है, उसके आसपास कुछ घटनाएं घट रही हैं। ये जो हीरो है फिल्म का, वही सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे द एलिगेटर ईट्स कुकीज एंड मिल्क्स। कौन खाता है कुकीज एंड मिल्क्स? एलिगेटर। सो एलिगेटर क्या है? एलिगेटर इज द सब्जेक्ट। Okay, so moving on. If no one has any confusion regarding predicate, then let's look upon few more examples. यहां देखिए, द हीरो रेस्क्यूड द क्राउड। हीरो क्या कर रहा है? एक भीड़ को बचा रहा है। ठीक है। आमतौर पर हम कॉमिक्स वगैरह में देखते हैं कि इस तरह की कहानियां रहती हैं कि लोग, भीड़ परेशान है किसी के को लेके, किसी बात को लेके, और वहां हीरो आता है उन लोगों को बचाने के लिए। वही बात लिखी गई है, द हीरो रेस्क्यूड द क्राउड। हीरो क्या है? सब्जेक्ट है। रेस्क्यूड द क्राउड क्या है? प्रेडिकेट है। चलिए अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सिंपल सेंटेंसेस में। सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस ऐसा है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। जैसे कि पुराने एग्जांपल्स में हम देख रहे थे, आई वॉन्ट टू रन, मैं दौड़ना चाहता हूं। ये एक सिंपल सेंटेंस है। आई यहाँ क्या है? मैं यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। वॉन्ट टू रन क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है। और रन क्या है? ये एक वर्ब है। वर्ब मतलब क्रिया, हम कुछ भी काम कर रहे हैं। एनी एक्शन इन अ सेंटेंस इज डिपिक्टेड बाय वर्ब। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी क्रिया हो रही है, उसको जिस शब्द के जरिए हम प्रकट करेंगे एक वाक्य में, उसे हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है। तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू रन। रन यहां वर्ब है, यहां पे सब्जेक्ट आई है। सीधा सा बात है, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं यहां सब्जेक्ट है। दौड़ना चाहता हूं प्रेडिकेट है, दौड़ना वर्ब है। यही होता है सिंपल सेंटेंस। और यही सेंटेंसेस का प्रयोग अभी आपको सबसे ज्यादा करना है। आप जितना सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे, उतना जल्दी इंग्लिश सीखेंगे। जैसे यहाँ पे एक कमेंट भी है कि ही इज अ गुड बॉय। ठीक है। ही इज अ गुड बॉय में क्या हो रहा है? ही जो है वो क्या है? एक सब्जेक्ट है। इज अ गुड बॉय क्या है? एक प्रेडिकेट है। बॉय का क्वालिटी जो बता रहा है वो क्या है? गुड है। ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग एग्जाम्पल्स जो है, अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे सुबीर ने कमेंट किया है, आप इसी तरह से घर में भी प्रैक्टिस करें। आप इंग्लिश अगर सीखना है, देन यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग सिंपल सेंटेंसेस ईदर एट योर होम और विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस समझने से पहले हम समझें कि कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन वो होता है जो कि, समझ लीजिए कि दो वाक्यों को जोड़ने में मदद करता है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं और। ठीक है। जैसे मैं खाना चाहता हूं और उसके बाद सोना चाहता हूं। सोना चाहता हूं एक अलग बात है, खाना चाहता हूं एक अलग बात है। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? बीच में और। तो उसी तरह से जब हम अंग्रेजी में आएंगे तो क्या होगा? आई वॉन्ट टू ईट एंड देन
गो ऑफ टू स्लीप। ठीक है, तो एंड यहां क्या है, एंड यहां पे कंजंक्शन है जो कि आई वॉन्ट टू ईट, और सेकेंड सेंटेंस जो है कि एंड देन गो ऑफ टू स्लीप, ये दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होता है कि दो सिंपल सेंटेंसेस को अगर हम जोड़ के एक सिंगल सेंटेंस बनाए तो ये होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा समझिए कि मैं पहले स्टार्ट सेशन करने से पहले बोल रहा था कि एक सेंटेंस में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे वर्ब आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, उसके बाद फिर नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, और इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक सेंटेंस में आ सकती हैं। तो इसी तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह का सेंटेंस को, इसी तरह के वाक्य को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पे आप देख सकते हैं, while the wind blew the leaves fell to the ground। जब हवा का प्रवाह हुआ, जब हवा बहनी शुरू हुई तो जो पत्ते थे वो गिर के जमीन पे बिखर गए। ठीक है, while the wind blew, जब हवा बही, the leaves fell to the ground, जो पत्तियां थी वो नीचे गिर गईं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप तभी सीख पाएंगे जब आप सिंपल सेंटेंसेस पे कमांड कर लें और कंपाउंड सेंटेंसेस पे कमांड कर लें। अब नेक्स्ट जो सेशन है वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या आ जाएगा? जिसकी व्याख्या शुरुआत से की जा रही है, और ये वो चीजें हैं जो कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में मदद करेंगी। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो है जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम यूज करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन भी होगा, वर्ब भी होगा, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रोनाउन भी होगा, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तो इस तरह से जब हम शब्दों को जोड़ने लगते हैं एक मीनिंगफुल बात बोलने के लिए, एक मीनिंगफुल वाक्य बनाने के लिए, एक मतलब वाला वाक्य बनाने के लिए, तो इसमें क्या क्या प्रयोग होता है? ये सब प्रयोग होता है जो कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, और इसके बारे में हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा। तो ये चैनल फॉलो करते रहें, हमारा फेसबुक पेज फॉलो करते रहें। आपको टाइम टू टाइम आपके ट्रेनर्स, आपके सेंटर मैनेजर इन्फॉर्म करते रहेंगे नेक्स्ट सेशन के बारे में और टाइमिंग्स के बारे में। नेक्स्ट सेशन में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी दी जाएगी। नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, और इसके साथ साथ आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा जिसमें आपको सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है और एज अ होमवर्क हमको सबमिट करना है। इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिल जाएगी, और आप अपना क्लासेस रेगुलर कंटिन्यू करें, होमवर्क करते रहें, सीखते रहें। इसी आशा के साथ मैं अब ये सेशन अंत करने जा रहा हूं, और इसके साथ साथ यही आपसे आशा करता हूं कि आप मेहनत करेंगे घर में बैठ के और होमवर्क सही से करके हमें सबमिट करते रहेंगे। थैंक यू। और यहाँ पे रेगुलर सेशन चलते रहेगा, आप ध्यान देते रहें। आपका डोमेन ट्रेड नेक्स्ट 15 मिनट्स के बाद स्टार्ट होगा। सो स्टे कनेक्टेड, stay safe, stay home, and stay protected. Goodbye, everyone.